हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपनी क्लास 11th की जो सीरीज़ शुरू की है, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया है जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके लेक्चर 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स को हमने सीख लिया है। तो अब हम पहुँचे हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। पर मोल कंसेप्ट समझने से पहले हम एक बार प्रीवियस लेक्चर पे दोबारा चलते हैं और एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके अंदर जो दो टर्म्स यूज़ हुई थी उनमें क्या डिफरेंस है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि आपको पता है दोनों ही मासेस जो हैं वो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं किस चीज़ के लिए, मॉलिक्यूल्स का मास निकालने के लिए। पर दोनों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट हैं। मॉलिक्यूलर मासेस में जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, एटम्स हैं। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास एटम्स हैं, और उन एटम्स को हमने कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है। तो अगर हमें उस मॉलिक्यूल का मास चाहिए तो उसके अंदर जो जो चीज़ें कंटेन हैं उन चीज़ों का मास निकाल लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक बकेट है और उस बकेट के अंदर बहुत सारी बॉल्स हैं, और उन बॉल्स से को अगर हम जोड़ दिया जाए तो एक बकेट की शेप में वो आ जाती हैं। तो अगर हम बकेट का वेट ले लें तो कहीं ना कहीं सारे बॉल्स का वेट भी आ जाएगा। अगर हम उस बकेट के वेट को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लें तो ये कुछ इसी तरीके से है कि यहाँ जो बकेट है हमारे पास वो कंप्लीट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है, और जो उसके अंदर कंटेन बॉल्स हैं वो सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं। तो अगर डिफरेंट एटम्स को अगर हम ऐड अप कर दें तो उससे एक मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। तो अगर हमें मॉलिक्यूल का मास चाहिए तो डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एटम्स को, उनके मासेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड अप करना पड़ेगा। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो एटॉमिक मास से कहीं रिलेट करता है, और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है उससे हमें क्या पता चल जाता है, एग्जैक्ट नंबर पता चल जाता है कि कितने एलिमेंट्स हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लीजिए C6H12O6। यहाँ आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए कितने एलिमेंट्स आपके पास, कितने कार्बन के, कितने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कितने एटम्स हमारे पास कोलैब करे हैं, तो हमें डायरेक्ट उनका नंबर पता चल जाता है। जबकि अगर हम बात करें फॉर्मूला मास में, जिसके अंदर जो हमारे पास एटॉमिक मास की को किसने रिप्लेस किया है, आयंस के मास ने। वहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में एटम्स अवेलेबल थे जिनका हमने टोटल करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया था। जबकि फॉर्मूला मास के अंदर हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में एटम्स अवेलेबल नहीं होते, वहाँ एक पूरी यूनिट कंसिडर होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। उस यूनिट का, जैसे NaCl एक यूनिट है, उस यूनिट का मास निकाला जाता है। उस यूनिट का मास मतलब उसके अंदर प्रेजेंट हमारे पास आयंस का मास निकाला जाता है, इसीलिए उसको फॉर्मूला मास बोला गया है। यहाँ हम उस सब्सटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं बता पाते, पर इम्पेरिकल फॉर्मूला ज़रूर बता देते हैं। इम्पेरिकल मतलब नॉट रियल, दैट मीन्स आप सिर्फ ये रेशियो बता सकते हो कि जो कैटायन और एनायन है वो किस रेशियो में प्रेजेंट हैं। ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट किस नंबर में सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस हैं वो प्रेजेंट हैं। तो जो फॉर्मूला मास है और जो मॉलिक्यूलर मास है वो इम्पेरिकल मास, और जो फॉर्मूला जो कंप्लीट मॉलिक्यूलर मास का जो निकलता है उसके बेसिस पे भी डिफरेंट होते हैं हमारे पास। अब हम आगे देखेंगे जब हम निकालेंगे कि किस तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने में मॉलिक्यूलर मास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मैं आपको ग्लूकोज का ही एग्जांपल दूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो हमें डायरेक्ट पता है कि कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन है। पर एम्पेरिकल मास से सिर्फ हमें रेशियो पता चल पाता है, और रेशियो का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी अरेंज हमारे पास अराइजेज हो जाना। जैसे 6, 12 और 6 का रेशियो लें तो क्या आएगा, 1:2:1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 1, 1:2:1।
तो हमारे पास 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटी अराइज हो गई एक सिंपल रेशियो से। तो किसी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकते हैं। हेंस एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, जबकि फॉर्मूला से जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो है, हम एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं। तो चलिए आज हमारी जो वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो हमें मेन वीडियो में डिस्कस करना है, उस पर चलते हैं। दैट इज़ मोल कंसेप्ट। इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक रूल है, जिस पे सारा ये चैप्टर रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, जिसमें हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि मोल्स आ जाते हैं, क्वांटिटी कैसे डिफाइन होगी, वो सब मोल पे डिपेंड करती है। जब स्टार्टिंग में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ बताई थी, जिनके बेसिस पे हम बहुत सारी डिफरेंट जो भी क्वांटिटीज़ हैं, जो कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम फाइंड आउट कर सकते थे, जिसमें वन ऑफ देम थी अमाउंट या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो हमारे पास मैटर है उसकी हम अमाउंट या क्वांटिटी को किस यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट मोल। तो जो मोल है वो एक यूनिट है जिसके बेसिस पे हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है उसका मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि आपको लेंथ मेज़र करने के लिए आपके पास जो स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है उसको मीटर कंसीडर किया, कि आप मीटर की फॉर्म में 1 मीटर से लेके अप टू 100 आप किसी भी चीज़ की लेंथ को मेज़र कर सकते हो। तो मोल भी आपके पास उसी तरीके से एक तरीके से फिजिकल मेज़र है, जिसकी बेसिस पे आप किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर की अमाउंट या क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हो। तो व्हाई मोल? मोल, आप इस मोल की इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लेते हैं डजन का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में जाते हो और आपको 12 पीसेस के लिए अगर कोई 12 चीज़ हैं, चाहे वो बनाना हो या कोई भी क्लॉथ हो या कोई भी 12 चीज़ होती हैं, आपको 12 पीस बोलने में ईजीनेस आती है कि 1 डज़न में। ऑब्वियसली 1 डज़न में, क्योंकि 1 डज़न उसका शॉर्ट फॉर्म है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में लार्जर नंबर को यूज़ ना करके स्मॉलर नंबर्स को यूज़ करना मोर प्रेफर करते हैं। तो क्या होता है कि जहाँ भी 12 पीस आ जाएं, हमें पता है हम उसको क्या बोल देंगे, 1 डज़न। 5 पीसेस, अगर वहीं 60 पीसेस हैं तो हमें पता है 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 डज़न किसके बराबर आ जाएंगे, 60 पीसेस। अगर आपको कहीं भी 60 पीसेस के बारे में बात करनी है तो आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि हमें भाई 5 डज़न वो चीज़ें दे दीजिए। तो 60 पीसेस को बार बार यूज़ करना और कैलकुलेशंस में यूज़ करना वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलिए, ये तो फिर भी एक स्मॉलर नंबर है, पर अगर नंबर हो कुछ इस तरीके से 1 0 0 0 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इतने बड़े नंबर को अगर आपको कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में बार बार यूज़ करना होगा कैलकुलेशंस करने में, क्योंकि हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, यही तो डील करना है कि मैटर के अंदर क्या चेंज आया। मैटर के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर एटम्स हैं और एटम्स के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उनकी काउंटिंग, उनको मेज़र करना ज़रूरी है ना, क्योंकि आखिरकार जो स्मॉलेस्ट लेवल पे चेंज तो उन्हीं में आ रहे हैं। अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उस रिएक्टेंट के जो भी एटम्स थे उनमें चेंजमेंट आ जा रहा है, तो एटम्स की कितनी क्वांटिटी बदली, उनके नंबर को भी तो जानना ज़रूरी है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए और कितने उसमें पास हुए, तो उनकी आपको काउंटिंग करना भी तो ज़रूरी है ना। जब तक आपको यही नहीं पता होगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आप नहीं बता पाओगे पास कितने हुए, फेल कितने हुए, राइट। तो आपको उनका नंबर, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सिमिलर लाइक हमारे पास जो रिएक्शंस हो रही हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का, दैट इज़ एटम। और एटम के अंदर क्या कंस्टिट्यूएंट है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें जो चेंजमेंट आ रहा है उसको मेज़र करना बहुत ज़रूरी था।
और उसी चीज़ को मेज़र करने के लिए आया मोल कॉन्सेप्ट। एक ऐसी क्वांटिटी निकाली गई, एक ऐसा रेफरेंस निकाला गया जिसके विद रिस्पेक्ट हम जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो हम कितने भी एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स को अगर आपको काउंट करना है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो आप मोल वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे कि डजन एक रेफरेंस है फॉर 12 पीसेस, सिमिलर लाइक मोल इज़ अ रेफरेंस फॉर काउंटिंग सब्सटेंसेस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। अगर आप छोटे लेवल पे चले जाते हो, बहुत एटॉमिक लेवल पे, जहाँ पे 1/10⁻⁻10 के बेसिस पे, आपको पता है ना एटम का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। दैट मीन्स 1/1000 अप टू 10 0 अगर आप लगा दें तो ये होता है एक एटम का साइज। इतने छोटे साइज में उन पार्टिकल्स को जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है उनको काउंट करना, वो तो बहुत छोटा लेवल है ना। उस छोटे लेवल पे जो काउंटिंग है वो इस मोल के अकॉर्डिंग हो रही है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये मोल क्यों आया और इसकी ज़रूरत क्या थी। तो अब बात ये आती है कि जिस तरीके से एक डजन के अंदर 12 पीस होते हैं, तो एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा और कि क्यों ही हमने एक वो स्पेसिफिक नंबर लिया। अब जैसे एक डजन के अंदर 12 ही क्यों लिए, इसी तरीके से एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही क्यों लिए, इस चीज़ को भी हम आगे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे कि मोल इज ऑल्सो अ यूनिट टू डिफाइन क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। कि अगर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे हम चले जाएं तो मोल वो छोटी यूनिट है जो कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करने में हेल्प होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, 1 ग्राम आपको शुगर दे दी जाए, 1 चम्मच मान लीजिए आपको शुगर दे दी जाए और उसमें पूछा जाए कि यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को काउंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम यूज़ करेंगे मोल की टर्म्स को, राइट। और एक मोल किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। आगे देखिए, जो मैंने आपको समझाया कि क्यों मॉलिक्यूलर काउंट ज़रूरी है, कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास डे टू डे लाइफ में रिएक्शंस हो रही हैं उनके अंदर एटम इन्वॉल्व है, और एटम है तो सब एटॉमिक पार्टिकल इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हैं, और उन सभी पार्टिकल्स जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनकी काउंटिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्दर आ तो चेंज उन्हीं में रहा है, नेवरदलेस रिएक्शन में जो चेंज है वो उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ही आ रहा है। तो उनकी काउंटिंग, उनका मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो नंबर आया है 6.022 इंटू 10⁻23, ये कैसे आया, किस रेफरेंस को मान के इस नंबर को निकाला गया, चलिए आइए उसको देखते हैं। जैसे कि आपने 1 AMU को जब निकाला था तो आपने रेफरेंस किसको लिया था, कार्बन 612 को, राइट। तो अब हम यहाँ भी क्या करेंगे, जो कार्बन जो है हमारे पास उसका आइसोटॉप यूज़ करेंगे, कौन से वाला, कार्बन 6 वाला। कार्बन 6 का जो आइसोटॉप है कार्बन 612, उसका यूज़ करेंगे, उसके अंदर निकालेंगे कितने एटम्स हैं। जितने कार्बन 12 के अंदर एटम होंगे वो 1 मोल के बराबर होगा। अब ये बात क्यों ही आई, जैसे हमने देखा था कि भाई एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा हमने एलिमेंट कंसिडर करना है जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में सेम रहता। अब आपने 10th क्लास में देखा होगा कि कार्बन क्यों ज़रूरी है। कार्बन देखिए टेट्रावेलेंट है, इसके जो इसकी जो ये जो टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करता है, ये इसकी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कार्बन अपने आप में एक स्पेशल एलिमेंट है जो कि इसकी इम्पोर्टेंस के कारण पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इस पर बना दी गई है। तो इसकी स्पेशलिटी को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखा और फिर इसको एज अ रेफरेंस यूज़ किया है। तो अब हमें क्या पता करना है कि 12 कार्बन में, कार्बन 612 के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जितने एटम्स इसके अंदर होंगे वही 1 मोल के बराबर आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो कार्बन 12 होता है उसका मास क्या होता है, 12 ग्राम।
ठीक है। अब इस 12 ग्राम को अगर हमें डायरेक्ट, हमें तो 12 ग्राम नहीं पता होता ना, हमें क्या पता होता है, 12 AMU पता होता है हमें, तो एटॉमिक मास यूनिट। और अगर इस एटॉमिक मास यूनिट को मुझे ग्राम्स में चेंज करना है, तो आपको पता है एक एटॉमिक मास यूनिट हमने पीछे वैल्यू निकाली थी ना, किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि किसका मास होता है, प्रोटॉन का मास। तो इस वैल्यू को मुझे अगर ग्राम में चेंज करना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा इस वैल्यू से। ये कुछ ऐसा है जैसे किलोग्राम से ग्राम में जब बदलते हैं तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो हम जब किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली लाइक 1 AMU जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर होता है। और अगर किलोग्राम्स में बात की जाए तो यहाँ 27 आ जाता है। अब अगर मुझे इस AMU को ग्राम्स में बदलना है तो इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने यही किया कि एक एटम कार्बन 612 का मास निकालने के लिए उसका मास 12 AMU था, उसको ग्राम्स में चेंज कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर जो कि है AMU की वैल्यू, राइट। अब देखिए यहाँ मैंने यूनिटरी मेथड को अप्लाई किया है। अब यहाँ क्या बात थी, इस लाइन को पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिए। मास ऑफ 112 कार्बन 612 एटम इक्वल्स टू दिस, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो एक एटम है उसका मास इतना है तो इतने मास में एक एटम होगा, ये भी बोल सकते हैं ना। अगर एक एटम का मास इतना है तो इतने ग्राम में एक एटम होगा, है ना, यूनिटरी मेथड। अगर मास ऑफ एक कार्बन का इतना है तो इतने ग्राम में एक ही कार्बन एटम होगा। हमने बस इसको उल्टा करके लिखा है कि इतने ग्राम के अंदर कितने कार्बन एटम होंगे, एक। तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, 1/this। और 12 ग्राम में निकालने हमें, है ना, हमें तो कार्बन 612 में निकालने हैं कितने एटम हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12। तो 12 से 12 कैंसिल, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 था, ये -24 ऊपर चला गया तो क्या बन गया, 10⁻24, जिसको फर्दर सोल्व किया गया तो हमारे पास क्या आया, 6.022 इंटू 10⁻23। हमने ऊपर क्या बोला था कि हमारे पास जो रेफरेंस है दैट इज कार्बन 612, उस कार्बन 612 में जितने एटम होंगे वो 1 मोल के बराबर होगा। हमने ये निकाल लिया। अब इसके ये जो जितने एटम हैं वही तो 1 मोल है, इसीलिए 1 मोल को फिक्स कर दिया गया, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, दैट इज कि जो हमारे पास ये एवोगैड्रो नंबर होता है इसको हम NA से लिखते हैं, कैपिटल N, और उसके सबस्क्रिप्ट में स्मॉल कैपिटल A। ये होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर जो कि 1 मोल के बराबर होता है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। इट इज़ जस्ट अ नंबर, इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ को मेजर हम मीटर में कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो जो मोल है उसकी कोई यूनिट नहीं है, वो मोल की क्वांटिटी जो है वो ये नंबर है, और इसके पीछे आप कोई भी यूनिट नहीं लगाओगे। पर अगर कोई आपसे पूछ रहा है एवोगैड्रो कांस्टेंट, 1 मोल की अगर वैल्यू पूछी जाए तो आप ये लिखेंगे और इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। बट अगर आपको एवोगैड्रो कांस्टेंट पूछा जा रहा है तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, कि 1 मोल के अंदर इतनी हमारे पास क्वांटिटी होगी किसी कांस्टेंट में। अगर किसी कांस्टेंट की बात आती है तो आप यूनिट लगाएंगे पर मोल। आप कुछ देखिए, आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, आपको मैं इसको समझाती हूँ कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1। किसी भी चीज़ के मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है ना। अब इसको मैंने क्या बोला, NA से डिनोट करते हैं, और यही हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है ना। किसी कांस्टेंट को हमें नाम देते हैं ना अल्फाबेटिकली, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K, प्लैंक्स कांस्टेंट H, आगे आप पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। स्पीड ऑफ लाइट को C से शो करते हैं। ऐसे ही अलग अलग कांस्टेंट को अलग अलग लेटर डिनोट किए गए हैं, तो ये लेटर डिनोट किया गया है। तो देखिए NA की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू क्या है, NA है, तो ये 1 इधर चला जाएगा
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल क्या बन जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, पर मोल, दैट मीन्स मोल -1। तो हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻³ इंटू पर मोल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल -1, राइट। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं मोल से रिलेटेड जो आपको फर्दर यूज होंगी। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या माना गया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब देखिए क्या, मैंने आपको भी बताया था कि एक मोल में कितने एटम्स, कितने पार्टिकल्स, कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो इतनी क्वांटिटी में होते हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड में एटम्स पूछे गए हैं तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग आप राइट साइड में एटम्स ही लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के एटम्स पूछे गए हैं, हाइड्रोजन के अंदर तो होता ही एक प्रोटॉन है, तो उसके अंदर एटम्स सिर्फ कितने आ जाएंगे, हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। डायरेक्ट लिख दीजिए आप। अगर आपको कभी ये बोला जा रहा है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और आपको एटॉमिक मास गिवन है, तो आप कैसे निकालेंगे, सिर्फ एटॉमिक मास के पता होने से आप कैसे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आ जाते हैं। तो वो कैसे आएंगे, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, मैंने लिखा है मोलर मास इनटू Na। तो यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H11। तो ये इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है इसका मास नंबर। तो मैंने यहाँ 1 लिखा, एटॉमिक मास 1। आगे मैं आपको बताऊंगी मोलर मास एटॉमिक मास में क्या फ़र्क होता है। अभी के लिए आप समझ लीजिए दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, जैसे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू सेम थी, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम थी, उसी तरीके से एटॉमिक मास और जो हमारे पास मोलर मास है उसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो मैंने 1 लिखा। Na क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, मान लीजिए एक ही मोल है किसका, हाइड्रोजन का, तो हमारे पास ये जो इक्वल टू आ जाएंगे वो आएंगे इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारे पास आ गए ना, देखिए तभी तो 6.022 इंटू 10⁻23 आए हैं। अगर मैं आपसे पूछती 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मास से मैं मल्टीप्लाई कर देती, राइट। तो ये था एक बेसिक तरीका कि किस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स को और मास को रिलेट करते हैं। अगर आपको मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं N इक्वल्स टू M इंटू Na, जहाँ पे M जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, और N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, Na जो है एवोगैड्रो नंबर है। क्या करेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स Na को डिवाइड कर दीजिए, मोलर मास आ जाएगा आपका, और मोलर मास को अगर Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और जिससे आप फर्दर हमारे पास कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए, मैंने आपके सामने स्टार लगा के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनकी मदद से आप कोई भी न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों टर्म्स और ये वाली टर्म्स ऑलमोस्ट सेम है, इसको मैंने जनरलाइज्ड वे में लिखा है। आपको मैं दोनों समझाती हूँ, आपको जिस वे से कन्वीनियंसी लगती है आप उस चीज़ को समझिए और ट्राई कीजिए, अप्लाई करके देखिए। तो चलिए देखिए, पहले फर्स्ट वाले को समझते हैं। 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो जो मोल होता है वो एटम के इतने पार्ट के बराबर होता है। अगर आपको एक मोल की वैल्यू इतनी पता है एटॉमिक लेवल पे, तो आप कितने भी मोल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, 10 मोल में निकालने हो, 15 मोल में निकालने हो, 20 मोल में निकालने हो, आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी एटम अवेलेबल है और उस एटम के आपको मोल पता है, तो आप बस उसको क्या कर देंगे, उस कि जितने भी मोल्स हैं उनको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास उतने एटम्स आ जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स आपको एक मोल में पता है इतने हैं, तो अगर आपको 10, 15, 20 जितने के लिए भी निकालना है, तो आपको बस क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई। अब ये ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, चलिए वो देखते हैं। 1 ग्राम एटम को देख के आप ये मत समझिएगा कि किसी एटम का 1 ग्राम या किसी मॉलिक्यूल का 1 ग्राम, ऐसा नहीं है। ये है हमारे पास
मोलर मास एट मोलिकुलर लेवल, और ये है हमारे पास मोलर मास एट एटॉमिक लेवल। जो मोलर मास होता है वो इतने पार्टिकल्स या फिर एक मोल का ग्राम में जो मास होता है उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, या फिर एक मोल किसी भी मोलिक्यूल का जो हमारे पास मास होता है ग्राम के अंदर उसको हम बोलते हैं मोलिकुलर 1 ग्राम मोलिकुलर मास, राइट। आई थिंक आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, पर अब हम इसको जब जनरलाइज करेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। आप इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, ये 2 लाइनें आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराने में बहुत हेल्पफुल होंगी। देखिए, हमेशा याद रखिए 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एंड 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास हो या मोलिकुलर मास हो या फिर फॉर्मूला मास हो। मैंने ये स्लैश लगाया है ताकि मैं आपको बता सकूं यहाँ एटॉमिक मास भी हो सकता है, मोलिकुलर मास भी हो सकता है, फॉर्मूला मास भी हो सकता है। अगर एटॉमिक मास है तो यहाँ एटम्स हैं, मोलिकुलर मास है तो यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर्मूला मास है तो यहाँ इतनी यूनिट्स हैं। देखिए, अगर ये लेफ्ट साइड बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगी। दैट मीन्स हम इन सबको जनरलाइज्ड करके एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि क्या होगी मैं आपको लिख के बता देती हूँ जिससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी। देखिए, ये होगी 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास स्लैश मोलिकुलर मास स्लैश फॉर्मूला मास। दैट मीन्स ये कि आप मोल को, पार्टिकल्स को या फिर मासेस को रिलेट कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको मोल गिवन है और आपको उसके अंदर पार्टिकल्स निकालने हैं, तो आप आसानी से इन दोनों चीज़ों को पकड़ के चलिए, इसको भूल जाइए। अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है और उनका मास गिवन है, तो इतने पार्टिकल्स का वेट मास इतना है, तो एक ग्राम का मास के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे वो बताइए, या फिर इतने पार्टिकल्स का मास इतने ग्राम है तो एक पार्टिकल का मास कितने ग्राम होगा, आप ये भी निकाल सकते हैं। तो जब आपको जिस चीज़ में जो रिक्वायरमेंट हो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मोल और एटॉमिक मास गिवन है तो आप इन दोनों को यूज़ कीजिए, अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो इन दोनों को यूज़ कीजिए, और ये दिए हुए हैं तो इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम आगे एक न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या मोलर मास होता है, कि मोलर मास का कॉन्सेप्ट क्या है और मोलर मास को आप कैसे समझ सकते हो और वो कैसे डिफरेंट है। एक बात आप समझ लीजिए कि जो मोलर मास होता है वो होता है ग्राम्स पर मोल में। दैट मीन्स एक मोल एनी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल अगर हम उसका मास निकालें ग्राम्स के अंदर, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का मास जब हम ग्राम्स में निकालते हैं उसको हम बोलते हैं मोलर मास। जैसे मैं ऑक्सीजन का मोलर मास पूछूं आपसे तो वो क्या आएगा, मास ऑफ O2, मोलर मास ऑफ O2 वो हमारे पास आएगा 16 ग्राम्स पर मोल, कि इसके एक मोल ऑफ O2 का जो मास है ग्राम्स के अंदर वो आएगा 16 ग्राम्स पर मोल। आप इसको ऐसे भी समझिए कि 1 मोल इक्वल्स टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, आप खुद समझ पाएंगे इस चीज़ को कि मैंने लिखा था 1 मोल है एटॉमिक मास के बराबर, और हमें पता है कि ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16 AMU, और AMU और आपको हमें पता है ग्राम्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, तो हम ये इसको लिख सकते हैं 16 ग्राम ही होगा उसका वेट। तो मैंने लिख दिया एटॉमिक मास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कि एक मोल जो है ऑक्सीजन का वो किसके बराबर है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के। तो अगर मुझे 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मास निकालना है, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मास निकालना है पर मोल के अंदर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। ये इससे इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी एक मोल सब्सटेंस का मास ग्राम्स में अगर आपको निकालना है तो वो आ जाएगा ग्राम्स पर मोल में, राइट। अब हम इसको डेफिनेशंस के थ्रू देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये,
कि मास किसी भी सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का ग्राम्स में अगर आप मास निकालोगे दैट इज मोलर मास। जैसे कि देखिए, अब मैं आपको बोल रही थी कि मोलर मास और जो आपके पास एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास आप जिस भी लेवल पे निकाल रहे हो उनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आता है। तो देखिए, मैंने अब इसको प्रूव करना है। तो देखिए, मोलर मास ऑफ 12 कार्बन हम लेके चलेंगे। ये लाइन आपको पता है 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स इक्वल्स टू एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास, राइट। तो देखिए, अब हमारे काम किस चीज़ का है, इतने एटम्स और उनके अंदर निकलने वाले, क्योंकि हमें मोल के अंदर और मास के अंदर रिलेशन निकालना है, तो हम इसको इन दोनों को यूज़ करके लेके चलते हैं। चलिए, तो इतने एटम्स, कार्बन 12 का मास कितना है 12U। एक एटम का क्या होगा 12 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, और एक एटम कार्बन 12 का मास कितना होगा 12 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर हमने इस जो यू था हमारे पास उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें मोलर मास की वैल्यू निकालनी है, वो तो ग्राम्स में ही होती है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो क्या वैल्यू निकल करके आई कि एक एटम का मास जो है 12 कार्बन का वो आएगा 12 ग्राम पर मोल। इसीलिए हम ये बात एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि जो मोलर मास की वैल्यू होती है और जो एटॉमिक मास है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बट यूनिट्स डिफरेंट होती हैं। आप देखिए, एक तो एएमयू में है और एक है ग्राम्स पर मोल में, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं एक मोल कितना बड़ा होता है, तो देखिए, ये आप मान लीजिए कि आपने इतना ग्राम वाटर लिया, मतलब एक छोटी वाटर की ड्रॉपलेट। इस ड्रॉपलेट के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स होंगे, आप कुछ सोच सकते हैं। तो इसके अंदर 100 बिलियन जो होंगे वो मोल्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे। मतलब जितने आप इस यूनिवर्स में जितने भी आप हम ह्यूमंस बोल सकते हैं, अगर उन ह्यूमंस में अगर उस पानी के ड्रॉपलेट्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो भी वो एक्सेस में बचेंगे। इतने ज़्यादा मोल्स हमारे पास इतने ग्राम्स वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाउ ह्यूज इज़ द अमाउंट, द मोल। तो वो मोल जो है वो कितना बड़ा है, आप समझ सकते हैं कि 100 बिलियन टाइम्स अगर इसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे मोल्स आएंगे, जिनको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट भी करने लगें अगर हर ह्यूमन में, तो भी हमारे पास एक्सेस में वो रह जाएंगे, राइट। अब चलिए कुछ हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपके पास एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्राम एटॉमिक मास हो चाहे सिंपल एटॉमिक मास हो, दोनों की यूनिट्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इन ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास दैट मीन है तो यहाँ पे मास ही, पर कितने एटम्स का मास है, इतने एटम्स का मास है इन ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं होता बल्कि इतने एटम्स का मास ग्राम में होता था। जैसे कि मोलर मास जो हमने पढ़ा था वो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का मास इन ग्राम में होता था। ग्राम एटॉमिक मास इतने एटम्स का मास है इन ग्राम के अंदर, अगर आप एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हो। अगर मोलिकुलर लेवल पे बात कर रहे हो तो इतने मोलिक्यूल्स का मास इन ग्राम्स में होता है। अगर कोई कंपाउंड दिया है और उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो इसमें जो मोल्स निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, वॉल्यूम जो आपको गिवन होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर होंगे वॉल्यूम के जो आपने को वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आपको वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन होगी, आप उसको 22.4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी गैस की वॉल्यूम निकालनी है आपको, तो नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी।
इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, जो अब मैंने आपको पहले एक इम्पॉर्टेंट लाइन बताई थी, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स इक्वल्स टू एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास या फॉर्मूला मास। उससे आपके हर क्वेश्चन को सोल्व करने में ईजीनेस रहेगी। ऐसे ही 1 मोल किसी भी गैस का एट STP किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP। मतलब कोई भी गैस STP पे है तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। किसी कोई भी 1 मोल गैस ले लीजिए आप, चाहे वो कोई भी गैस हो, अगर वो STP पे है तो 22.4 लीटर जो है क्या करेगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। और आपको पता है 1 मोल क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो इतने पार्टिकल किसी भी गैस के STP पे इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, इतनी वॉल्यूम के अंदर STP पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो इस लेक्चर में का जो कंक्लूजन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इक्वल्स टू STP एट STP इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट गैस इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ दैट गैस। कि इतने पार्टिकल किसी भी गैस के वो इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं एट STP, या फिर 22.4 लीटर किसी भी गैस में इतने पार्टिकल्स होते हैं और इतने मोल आते हैं। तो अब तक आपने ये रिलेशन पढ़ा है मोल्स का सिर्फ ओनली गैसेस के लिए, और जो ये वाला रिलेशन था जो आपने पढ़ा था 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल इक्वल टू एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, ये जो रिलेशन था ये सभी चीज़ों पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट गैसेस, एंड दिस इज़ फॉर गैसेस। तो इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और उससे रिलेटेड सम न्यूमेरिकल्स। सो आने वाले लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियोस को कंप्लीट देखिए, स्किप मत कीजिए। आई विल डू अप टू माय बेस्ट ताकि आपको मोल कॉन्सेप्ट में बहुत क्लियरिटी आ जाए। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। थैंक यू।